हेलो दोस्तों, सबसे पहले भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करें और आगे देश के लिए सब चीज़ें ठीक ठाक हों। हमने सोचा है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कुछ ज़रूरी बातें हम लोग आज के वीडियो में देखते हैं। जैसे आज का टॉपिक हमने लिया हुआ है धारा 144। यहाँ पे दिख भी रहा है साफ, हमने इसलिए लिख भी दिया है कि कई बार होता है लगातार बोलने में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप लोगों के दिमाग में स्टक नहीं हो पाते, इसलिए हमने लिख भी दिया है। ठीक है, जरा जानते हैं आज धारा 144 के बारे में। ये धारा क्या है, क्या कहती है, असली इसका कारण क्या है, ये क्यों लगाई जाती है। ठीक है, जाओ, ये क्यों लगाई जाती है और सारी चीजें इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं धारा 144। सीआरपीसी धारा 144 क्या कहती है। सीआरपीसी और आईपीसी धारा दो प्रकार की होती है, हम इसके बाद में उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये लगाई क्यों जाती है। सबसे पहले इसका हम कारण जान लेते हैं, किस कारण से लगाई जाती है। जब देश में, किसी प्रदेश में या किसी विशेष स्थान पर, ठीक है, कुछ विशेष दंगे होने की उम्मीदें रहती हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा स्थानीय झगड़ा, कोई पार्टियों को लेकर या कहीं पर शांति सुरक्षा में विघ्न आ रही है, तो वहां पर क्या होता है, धारा 144 लगा दी जाती है। आम लोग समझते हैं कि धारा 144 केवल चुनाव के टाइम पे लगाई जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे पीएम साहब, ठीक है, कहीं कहीं पर हमारे सीएम साहब भी जाते हैं, तो वहां का अगर जो है स्थान संवेदनशील है, तो वहां पर भी धारा 144 लगा दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कारण। हमने देख लिया कि धारा 144 किस कारण से लगती है। अब हम बात करेंगे नियम क्या है। धारा 144 लग गई, अब कौन कौन से नियम फॉलो होंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पर 4 लोग से ज्यादा एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। किसी भी कंडीशन में 4 लोग से ज्यादा एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं, वर्जित हो जाता है। ऐसा करने पर जो है अनुशासनिक कार्यवाही होती है, दंडात्मक कार्यवाही होती है। खुश रहो बेटा, जाओ। दंडात्मक कार्यवाही होती है और पुलिस उसको कस्टडी में भी ले सकती है, जेल में भी यहाँ तक डाल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं लागू कौन करता है। ये धारा 144 अचानक से तो कहीं से तो आ नहीं जाती है, इसको लागू करते हैं हमारे यहाँ के जिलाधिकारी। और ऐसे नहीं, एक बकायदा ये एक नोटिस निकालते हैं, अपनी तरफ से विज्ञप्ति निकालते हैं, सारी उसमें सूचनाएं, सारी डिटेल्स उसमें लगी रहती हैं, कारण प्रभाव परिणाम। ठीक है, एसडीएम भी लगा सकते हैं, जोनल अधिकारी जो होते हैं वो भी लगा सकते हैं, अगर किसी स्थान विशेष में ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, परिणाम क्या होता है। परिणाम ये होता है 4 लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो है विशेष समुदाय अपनी किसी चीज को लेकर एक बड़ी सभा का आयोजन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कब तक ये लागू हो सकती है। धारा 144 कब तक ये लागू हो सकती है, मतलब इसकी सीमा, लिमिट क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो यह अधिकतम 2 माह तक लगाई जा सकती है। जैसे अगर मान लिया किसी विशेष स्थान में कहीं पर भी धारा 144 लागू हो गई है, तो वो कब तक रहेगी, ये डीएम के स्वविवेक पर है। जिलाधिकारी, एसडीएम या जो भी अधिकारी है प्रशासनिक, उसके स्वविवेक पर निश्चित करता है कि वो कितने दिनों के लगा सकता है, लेकिन अधिकतम साधारण दशा में 2 माह। ठीक है ना, और लेकिन अगर कहीं विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर ये 6 माह तक के लिए भी लगाई जा सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि इसकी सजा क्या है। धारा 144 जिले में लग गई है, स्थान में लग गई है विशेष में। अब उसके बाद में 4 लोग इकट्ठा हो गए, कहीं पे दंगा कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए सजा का प्रावधान क्या रहेगा। सजा का प्रावधान ये है, पुलिस उस इंसान को पकड़ के या उन व्यक्तियों को पकड़ के जो समुदाय में कोई विशेष दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी को उकसा रहे हैं, तो क्या कर 3 साल के लिए जेल में डाल सकती है। तो ये धारा 144 सुनने में बड़ा सरल लगती है, लेकिन होती है बहुत कठिन है। सोचिए, आप अगर कहीं पर जो है धारा 144 लग गई है, आप जाके वहां मौज मस्ती कर रहे हैं, 6-7 लोग इकट्ठा, पार्टी फंक्शन कुछ चल रहा है, एकदम लड़ाई झगड़ा वाला, 3 साल फर्जी में आपके चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गई धारा 144। अब जरा, जब मैंने वीडियो शुरू किया था वहां पर हमने एक बात मेंशन की हुई थी, सीआरपीसी, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है,
ये दिख रहा होगा, सीआरपीसी और आईपीसी, दो प्रकार की धाराएं होती हैं अपने यहाँ पर, सीआरपीसी और आईपीसी। जरा उन पर हम लोग नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कहीं कहीं पर ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से भी जानते हैं हम इसको, ठीक है। आईपीसी क्या होता है? इंडियन पेनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता हिंदी में उसको बोलते हैं। और सीआरपीसी जो है वो एक प्रकार की प्रोसेस प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ लीजिए, बहुत लोग जानते ही नहीं होते कि सीआरपीसी क्या होती है, आईपीसी क्या होती है, बस धाराएं जानते हैं, 302 लग गई, 306, 308, 312, 72, 307, कौन प्रकार की धाराएं लगती हैं, ठीक है, ये हो गई। अब जरा इसमें मेन अंतर है वो जरा हम जान लेते हैं कि सीआरपीसी के बारे में है क्या। सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं। कितनी हैं? 484 धाराएं हैं और यह सीआरपीसी 37 अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। देखते हैं अपराधी मामलों की प्रक्रिया के बारे में ये सीआरपीसी हमको बताती है कि ये आपराधिक मामले तो हो गए, अब इसकी प्रक्रिया कौन सी चालू की जाए, ठीक है ना। अपराधी मामलों की प्रक्रिया, सीआरपीसी क्या हमने बताया? क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रोसीजर है ये, प्रोसेस है, प्रक्रिया है ये सीआरपीसी, ठीक है। और आईपीसी क्या है? ये है एक दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड है, ये पूरा का पूरा। अगर हम अंतर दोनों में समझें तो आईपीसी बड़ा भाई है, ठीक है ना, उसी में उसी तरीके से उसका छोटा भाई क्या है? सीआरपीसी। ये प्रक्रिया करता है, अपराधों के मामलों की प्रक्रिया के बारे में बताती है कि कैसे क्या चीज की जाती है, और ये दंड सजा ये सब तय करता है, ठीक है। अब चलते हैं आईपीसी। आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इसमें 511 धाराएं हैं। कितनी हैं? 511 धाराएं हैं और कुल ये 23 भागों में विभाजित है, 23 पार्टों में, अध्यायों में ये विभाजित है। ये अपराध और उसकी सजा के बारे में बताता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग सीआरपीसी और आईपीसी दो प्रकार की जो धाराएं थी उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है।